प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपकी साइंस की किताब का सबक नंबर 1 हमारे अतराफ़ में मादे पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा जारी है। इससे पहले मैंने आपको इसका पहला वीडियो सेंड किया था, जिसमें काफ़ी कुछ मालूमात आप लोगों को दे दी गई थी, जिसमें मादे कैसे बनते हैं, मादे की खुसूसियात कितनी हैं, उसके कितनी टाइप्स है, वो तमाम चीज़ें दे दी गई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारे अतराफ़ में मादे और मादों के ज़र्रात की खुसूसियात। तो इसका गुजराती है, द्रव्यना कणोना भौतिक लाक्षणिकताओं। अब मादे के ज़र्रात की 3 खुसूसियात हैं। मैंने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को फासले के बारे में मालूमात दे चुकी हूँ कि मादे के ज़र्रात के दरमियान जो फासला होता है, वो फासला जो एक ज़र्रात को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है, तो वो जो कुछ होता है तो वो फासला कहलाता है। मैंने आप लोगों को मिसाल दिया था एक पानी के गिलास की, और उस गिलास में हमने पानी तो मौजूद है ही, लेकिन उसमें कुछ कलर मिला दिया, गुलाबी कलर मिला दिया। तो उससे क्या हुआ, गिलास के अंदर पहला पानी जो था वो नॉर्मल था, जैसे होता है वैसा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पानी का कलर सडनली चेंज हो गया। यानी जो पानी के बारीक बारीक ज़र्रात थे, जिसके अंदर थोड़ा सा फासला मौजूद था, वहाँ पर जो कलर डाला गया उसके ज़र्रात समा गए, और जिसकी वजह से हमें पानी का पूरा मुकम्मल गिलास जो है वो जो रंग हमने मिलाया उस कलर का हो गया। अब हम आगे देखेंगे। इसकी 3 खुसूसियात है। पहले तो बता दूँ, फासला, हरकत, क़ुव्वत कशिश। फासले के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके। अब हम जानेंगे हरकत क्या है, कि मादे के अंदर हरकत का क्या अमल है। तो मादे के ज़र्रात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। अगर हम रोशनाई की एक बूंद पानी से भरे बेकर में डालें तो थोड़ी देर में पूरा पानी नीला हो जाता है। अब देखो, यहाँ मिसाल जो दी गई है वो बीकर तो आप लोग जानते ही होंगे बीकर किसे कहते हैं। एक ऐसा आला होता है जो ग्लास की तरह ही होता है, लेकिन खुले मुंह का होता है, कांच का, जो साइंसी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है। तो वो बीकर के अंदर पानी है, और वो पानी के अंदर हम रोशनाई यानी जो हमारी स्याही होती है, वो स्याही के कुछ कतरे डालेंगे भरे हुए बीकर में। जब हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे और थोड़ी देर बाद उसका मुआयना करेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा कि वो पूरा के पूरा पानी जो है वो नीले रंग का हो गया। तो इस तरीके से हम हरकत के बारे में जान रहे हैं कि मादे के अंदर हरकत का क्या किरदार है। रोशनाई के ज़र्रात पानी में मिल जाते हैं, यानी जितनी भी हमने स्याही डाली है वो स्याही के तमाम ज़र्रात जो है पानी में मुसलसल घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो पानी का रंग जो है नीला दिखाई देता है। पानी के ज़र्रात मुसलसल हरकत करते रहते हैं, और जिसकी वजह से रोशनाई पानी की सालमों के साथ पूरे पानी में फैल जाती। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि पानी तो है ही, लेकिन पानी के जितने भी ज़र्रात है, वो ज़र्रात के अंदर जो हमने स्याही मिलाई, रोशनाई मिलाई, वो रोशनाई के ज़र्रात और पानी के सालमों में तामुल हुआ, यानी एक दूसरे के साथ वो मिल गए। तो मिलने के बाद क्या हुआ, हमें क्या नतीजा हासिल हुआ कि तमाम के तमाम पानी का जो रंग है वो नीला हो गया। अगर मादे के ज़र्रात को हरारत दी जाए तो उनकी हरकी तवानाई में इजाफ़ा होता है। जो हरकी तवानाई है, यानी उसके अंदर जो मौजूदा तवानाई है, तो वो तवानाई तो है ही, लेकिन जैसे ही हम उसमें स्याही मिलाते हैं तो वो स्याही और पानी के ज़र्रात दोनों के अंदर तामुल होता है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करने लगते हैं। मादे के दर्जा हरारत बढ़ाने पर उसके ज़र्रात की हरकी तवानाई भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि कोई मादे के अंदर हम कोई दूसरी चीज़ को मिला रहे हैं, तो मिलाने की वजह से क्या होगा कि तमाम के तमाम ज़र्रात की और हरकत, यानी वो डबल हरकत में आ जाते हैं।
अब रकीक मादे, रकीक का मतलब होता है माय मादे, माय मादे की शरह में भी इजाफा होता है। जैसे गर्म पानी में अगर हम पोटाशियम पर मैग्नेट मिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी उसमें मिल जाता है। यानी कुछ मादे ऐसे होते हैं पानी के अंदर साल में तो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम उसमें तजुर्बा कर रहे हैं तो तजुर्बा करने में हमें क्या हासिल होता है कि हमने जो कुछ भी अशिया पानी के साथ मिला दी तो उसमें क्या हुआ, हरकत पैदा हो गई, और वो हरकत तेज़ी से होने के साथ साथ वो उसके सालमों के साथ और जो हमने अशिया मिलाई वो सालमों के साथ तामुल हुआ, और जिसकी वजह से हमें नतीजे में क्या हासिल होता है कि हमें पानी की शक्ल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये था मादे के अंदर हरकत का अमल, कि हरकत किस तरीके से होती है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो है कुव्वत कशिश। अब कुव्वत कशिश तो आप सभी जानते हैं कि अट्रैक्ट करने का अमल यानी खींचने का अमल, जैसे कि मिकनातीस का अमल होता है ना, मिकनातीस लोहे की चीज़ को कैसे कशिश करता है, बहुत तेज़ी से कशिश करता है। तो ऐसे ही मादे में भी कुव्वत कशिश होती है, और वो कैसे होती है, उसमें क्या अमल है वो देखेंगे। तो मादे के ज़र्रात जब एक दूसरे को अपनी जानिब कुव्वत कशिश करते हैं, यानी करते ही रहते हैं वो, तो इस कशिश की वजह से ठोस माय ज़र्रात का मजमुआ हमें नज़र आता है। यानी मादे के अंदर, अब जैसे कि एक मिसाल है, अब जो जैसे पानी है, पानी का एक गिलास है, पानी की ही मिसाल दूंगी मैं। तो वो पानी के अंदर मैं अगर नमक मिलाती हूँ या शक्कर मिलाती हूँ तो क्या होगा कि वो मुकम्मल तौर पर उसमें घुल जाएगा, यानी पानी जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन पानी के सालमों के साथ नमक के सालमे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पानी का टेस्ट जो है वो खारा महसूस होगा। इसी तरीके से ये क्या हुआ कि पानी के ज़र्रात और जो नमक या कोई और चीज़ मिलाई गई है उसके ज़र्रात, दोनों के दरमियान क्या हुई, कशिश का अमल हुआ, और कशिश के अमल होने की वजह से ही वो जो है पूरे के पूरे मादे की अलग तरीके की हमें, पूरा मादा हमें अलग तरीके का दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ कि मादे के अंदर कुव्वत कशिश का अमल होता है, यानी उसमें हम जो कुछ भी मादे मिलाते हैं वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मिल जाते हैं। तो मुकम्मल तौर पर वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कशिश का अमल है, तभी वो उसमें मिल रहे हैं। हाँ, अगर उससे कोई उल्टी चीज़ उसमें हम मिला रहे हैं, जैसे पानी के गिलास में हमने पत्थर मिला दिया, अब पत्थर और पानी का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या होगा, वो उसमें मिलेंगे ही नहीं। जैसे हम पत्थर डालेंगे हम वैसे ही उससे निकाल भी सकते हैं। तो जो मादे जो कीमियावी अमल करते हैं तो उसके साथ वो बाआसानी कीमियावी अमल करते हैं, क्योंकि उनमें कशिश का अमल होता है। जैसे मिकनातीस है, मिकनातीस जो है किसे कशिश करता है, लोहे की अशिया को, एल्यूमिनियम की अशिया को। अगर मैं उसे लकड़ी से कशिश करने की कोशिश करूँगी तो वो लकड़ी को क्या खींचेगा अपनी तरफ, नहीं खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ उसका कोई मेल नहीं बैठता। तो इसी तरीके से जिसका कशिश का अमल होता है तो वो मादे मुकम्मल तौर पर कीमियावी अमल करते हैं और कशिश का अमल करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे मादे की हालतें। ये हो चुका था मादे की 3 हालतें, ठोस, माय और गैस, जो यहाँ पे आपको शक्ल के ज़रिए बताई जा रही हैं कि गैस की शक्ल कैसी है, पानी गैस की शक्ल यहाँ दिखाई गई है। उसके बाद पानी यानी माय की शक्ल कैसी है, इसके बाद सॉलिड यानी कि ठोस की शक्ल, और उसके बाजू में उसके ज़र्रात बताए गए हैं। तो वो ज़र्रातों के दरमियान फासला बताया गया है, और यही जो फासला है, ज़र्रात जो छोटे छोटे बताए गए बॉक्स के अंदर, यही अमल है जो वो मुकम्मल तौर पर जब उसके अंदर कोई चीज़ मिलती है तो वो कीमियावी तामुल करते हैं। तो ये मादे की हालतें और उनके ज़र्रात की शक्ल बताई गई है, जिससे आपको बआसानी समझ में आए। अब उसके बाद आता है मादे की हालत में तब्दीली, द्रव्य यानी अवस्था में फेरफार। तो यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं और कुछ शक्लों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है दर्जे हरारत की तब्दीली का असर। अब ये मादे पर ही बताया जा रहा है कि मादे के ऊपर दर्जे हरारत की तब्दीली किस तरीके से होंगी। यानी अगर कोई मादा है और वो मादे को हम गर्म कर रहे हैं
तो गर्म करने पर वो मादे में क्या तब्दीली आएंगी। तो यहाँ पर उसकी 3 तब्दीलियाँ बताई जा रही है, उसकी 3 किस्में बताई जा रही है। गदाख्त की मख्फी हरारत। अब यहाँ पर गदाख्त की मख्फी हरारत क्या है वो देख लेंगे। इसका मतलब होता है कि जब कोई मादा हरारत पाकर ठोस और माए गैस में तब्दील होते हैं, उन तब्दीलियों में दर्जे हरारत में ज़्यादा फ़र्क आता है। अगर हम चूरा किए हुए बर्फ़ में जिसका दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस हो और उसे धीमी आंच पर गर्म करना शुरू करें तो कुछ देर के बाद भी दर्जे हरारत में कोई तब्दीली नहीं आती, हालांकि बर्फ़ को गर्म किया जा रहा है। यानी यहाँ क्या मिसाल दी जा रही है कि जब कोई ठोस मादा हो या माय हो या गैस हो, तीनों हालतों की बात हो रही है, लेकिन अगर उनके दर्जे हरारत में क्या फ़र्क आता है तो नॉर्मल तौर पर तो कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई बर्फ़ या बर्फ़ के चूरे की बात की गई, लेकिन हम कुछ बर्फ़ के टुकड़ों को ही गैस पर गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमने गैस पर रखे क्या वो तुरंत पिघल जाएंगे? नहीं, बल्कि हमें कुछ देर तक उसे गैस पर रखना पड़ेगा। 2 या 3 सेकंड तक तो वो बर्फ़ ही रहेंगे और पिघलेंगे भी तो उसका पानी हमें ठंडा ही महसूस होगा। फिर 2-3 सेकंड गुजर गए तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो ठंडा पानी है वो गर्म में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक मिसाल है कि किस तरीके से पानी का, बर्फ़ के पानी का जब उसको आग पर यानी कि कुछ भी हो गैस वगैरह पर रखा गया तो तुरंत वो गर्म नहीं हो जाएगा रखते से, बल्कि उसको कुछ वक्त लगेगा। और यही वक्त जो बताया जा रहा है मख्फी हरारत बताई जा रही है। तो इसी तरीके से बर्फ़ को गर्म किया जा रहा है। अब वो बर्फ़ को गर्म करने पर उसको हरारत दी जा रही है, उस वक्त तक रहता है जब तक पूरा बर्फ़ पिघल नहीं जाता। आखिरकार क्या होता है कि हरारत कहाँ गई, दर्जे हरारत में तब्दील वाकई नहीं होती। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बर्फ़ जो है वो बर्फ़ का जो हमने हरारत दी तो बर्फ़ तो हमारा पिघल गया, पिघलने में काम आ गया, उसकी हालत ठोस से तब्दील होकर क्या हो गई, माए। पहले बर्फ़ सख्त था ना, हमने जब उसको पिघालने के लिए गैस पर रखा तो बर्फ़ के टुकड़े थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो पानी बन गया और पानी के बनने के साथ साथ क्या हुआ, उसकी शक्ल पूरी बदल गई। पहले वो थोड़ी आंच पर उसको गर्म किया तो गर्म करने में वो पहले तो माई की हालत में हुआ यानी पानी बन गया। फिर जब हमने उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया तो वही माए हालत में से बुलबुले यानी धुआं उठने लगा, तो वो धुआं क्या हो गया, गैस हालत में आ गया। तो यहाँ हमें तीनों हालतें मिल गई। तो इस तरीके से ये जो एक है इसको गदाख्त की मख्फी हरारत कहते हैं। इस निज़ाम में क्या होता है कि जो भी बर्फ़ पिघल रहा है या माए हालत में आ रहा है या गैस में आ रहा है तो उसमें तब्दीली वाक़ई नहीं होती है, तो ऐसी हरारत को मख्फी हरारत कहते हैं। अब हम इसकी तारीफ़ इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम बर्फ़ को उसके नुक्ते गदाख्त पर पूरी तरह तब्दील करके माए बना देती है, यानी मुकम्मल तौर पर वो ठोस को माए में तब्दील कर सकती है। ये मख्फी हरारत है। उसके बाद तबखीर की मख्फी हरारत। अब तबखीर की मख्फी हरारत क्या है वो देखेंगे। ये वो हरारत है एक तरीके की कि जब किसी मादे का माए का नुक्ते जोश यानी हरारत करने का जो अमल जो गर्म करते हैं ना तो उसे नुक्ते जोश कहते हैं, बुखारात में तब्दील हो जाता है। अब जैसे एक आसान सी मिसाल दूंगी आप लोगों को। हमने कोई चीज़ गर्म की और गर्म करने के बाद जैसे हमने पानी गर्म किया या कुछ भी और उसके ऊपर जल्दी से ढक्कन ढक दिया। ढकने के बाद हम थोड़ी देर बाद वो ढक्कन को उठाते तो हम ढक्कन की सिमट यानी जो भी उस पर ढका गया था वो प्लेट वगैरह, उस पर हम क्या दिखते हैं, धीरे छोटे छोटे पानी की बूंदें हमें नज़र आती है ना। तो ये क्या हुए, ये आबी बुखारात हुए, यानी कि एक तरीके का यहाँ पर नुक्ते जोश से बुखारात में तब्दील हो गए। जैसे ही गैसी हालत जो धुआं बाहर निकल रहा था वो धुएं को हमने थाली के ज़रिए ढक दिया और ढकने के बाद जैसे ही हमने उसका ढक्कन खोला तो हमें वो जो धुआं उठ रहा था वो जो थाली पर जम गया था उसे जैसे ही ठंडी हवा मिली तो वो क्या हुआ, पानी की कतरात में तब्दील हो गया। मिसाल के तौर पर फ्रिज में से हमने ठंडे पानी की बोतल निकाली और उसे कुछ देर बाहर रख दिया तो हमें बोतल
बाहर की सिमत में कैसी दिखेंगी, यहाँ शक्ल भी मैंने बताई है छोटी सी, कि उसके ऊपर हल्की हल्की छोटी छोटी पानी की बूंदें हमें नज़र आती है ना। तो ये आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल है। तो इसी तरीके से ये अम्ल तबखीर का अमल होते रहता है। बर्फ़ के पिघलना और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि गर्मियों के मौसम में हमारे जिस्मों से पसीने का बाहर निकलना, ये भी अम्ल तबखीर की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म ठंडा रहता है पसीना निकलने की वजह से। दूसरी मिसाल है, तेज़ धूप वाले दिनों में लोग तबखीर के अमल के ज़रिए छतों या फर्श पर पानी छिड़क कर उन्हें ठंडा करते ना, कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम हमारे आंगन में पानी का छिड़काव करते हैं या टेरेस पर पानी डालते हैं ताकि हमारा घर जो है वो ठंडा हो जाए या हमारे आसपास का माहौल ठंडा हो जाए। तो ये भी अम्ल तबखीर का अमल है। दूसरी यहाँ पर मिसाल है कि मिट्टी से बनी सिराही में लातादाद सुराखों से पानी की तबखीर होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। तो यानी हमारे आसपास के माहौल को ठंडा रखने का जो निज़ाम है वो अम्ल तबखीर का निज़ाम कहलाता है। आसान से इसमें हम समझाने की कोशिश करें तो ये एक अमल है कि हमारे आसपास के माहौल को या कोई भी ऐसा मादा जो बआसानी ठंडा रख सकता हो तो उसे अम्ल तबखीर का अमल कहते हैं। जिसमें मिसाल मैंने पानी की बोतल की दी फ्रिज में से निकाले हुए, या फिर गर्म पानी पर हमने कोई ढक्कन ढाक दिया और उसको बाद में उठाया, तो उठाने के बाद हमें क्या दिखता है कि वो मुकम्मल तौर पर पानी बन जाता है। अब आता है तसईद। तसईद एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक केमिकल है अमोनियम क्लोराइड, जो काफुर है, जो हमारे घर में होता है ना काफुर, ऐसा कुछ मादे भी होते हैं जिन्हें ठोस हालत में गर्म करने पर वो माए में तब्दील होकर सीधे गैस हालत में तब्दील हो जाते हैं। जैसे काफूर है तो काफूर को हम गर्म करेंगे तो वो माए बन जाएगा, यानी पिघल जाएगा, और फिर माए बनने के बाद क्या होगा, जब उसमें से धुआं उठेगा तो वो गैस का अमल बन गया। तो ऐसी ठोस अशिया की हालत में ऐसी तब्दीली आती है कि वो सीधे गैस हालत में तब्दील हो जाते हैं, यानी ठोस से माए और माए से सीधा गैस। तो ऐसे अमल को अमल तसईद कहते हैं। अब यही बात दूसरे इसमें भी बताई गई है कि दबाव, यानी दबाव की तब्दीली का असर, कि मादे के ऊपर अगर कोई प्रेशर लगा रहा है यानी दबाव दे रहा है, तो दबाव देने से क्या होगा, मादे में क्या तब्दीली आएंगी, तो मादों में क्या तब्दीली आएंगी, जो गैसों के साल में है एक दूसरे से बहुत दूर यानी फासले पर है, तो अगर एक गैस सिलेंडर में पिस्टन के ज़रिए दबाव जाता है यानी दबाया जाता है, तो उसके सालमे के नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के और गैस पर दबाव बढ़ता है और दर्जे हरारत कम होती है। तो इस तरीके से कुदरती गैस को दबाव बढ़ाकर और कम दर्जे हरारत पर दबाने से वो माए हालत में आ जाते हैं और हम उसे CNG कहते हैं। इसी तरह दबाव में मादों की हालत तब्दील होती रहती है। अब इसकी भी 3 किस्में हैं। तबखीर मैं आपको समझा चुकी। तबखीर वो अमल है जिसमें माए नुक्ते जोश से नीचे भी बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर वो दर्जे हरारत को कम कर देता है और पानी में तब्दील यानी कि माए अमल में तब्दील कर देता है। दूसरा है रकीक की सतह का रकबा। अब रकीक की सतह का रकबा क्या है कि रकीक की सतह का रकबा बढ़ाने पर तबखीर की शरह में इजाफा हो जाता है। अब क्योंकि रकीक की बड़ी सतह उससे ज़्यादा साल में एक वक्त में बुखारात में तब्दील होती है। अब इसकी सिंपल सी मैं मिसाल बताऊँ तो जैसे कि हमारे कपड़े जब हम धोते हैं तो धोने के बाद हम उसे सुखाने के लिए बाहर धूप में फैलाते हैं, तो फैलाने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो पानी, जो कपड़े गीले होते हैं वो कपड़े धीरे धीरे उसमें का पानी जो है सूखता जाता है, और सूखने के बाद क्या होता है, जब कपड़े गीले रहते हैं तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही कपड़ों को हमने फैला दिया धूप में तो कुछ देर में क्या होता है, वो कपड़े जो बहुत ज़्यादा गीले थे वो सूखने लगते, तो कपड़ों का वज़न भी बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो रकीक की सतह के रकबे की आसान सी मिसाल आता है कि जैसे मैंने कपड़ों को धोया, धोने के बाद उसमें मुकम्मल तौर पर माए मादों के सालमात मौजूद थे, यानी मुकम्मल तौर पर माए मादे मौजूद थे। अब मैंने जैसे ही उसे धूप में फैला दिया तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, बाहर का माहौल उसके साथ तामुल करने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो माए मादे पानी के कपड़ों के अंदर मौजूद थे, सालमों में मौजूद थे, वो धीरे धीरे सूखने लगे, और सूख कर क्या हुआ
कि जो मुकम्मल पानी था वो सूख गया और कपड़े जो है हमारे हल्के हो गए। तो इस तरीके से ये रकीक की सतह का रकबा कहलाता है। अब रुतूबत, रुतूबत तो आप जानते ही है कि तबखीर की शरह को बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहेंगी तो हमारे कपड़े कितनी जल्दी सूख जाएंगे ना। अब ये रुतूबत हुई। अब अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है या बारिश है तो हम कितनी लाख कोशिशें करते हैं कि हमारे कपड़े सूख जाए। तो ये हमारी रुतूबत की मिसालें थी कपड़े सूखने के अमल की। अब मादे की हालत में तब्दीली। मादे की हालतों में तब्दीली कब आती है? देखो, मादे की हालत में तब्दीली आती है कि जब मादों को हरारत दी जाती है और उनकी सालमों में हरकी तवानाई में बतदरीज इजाफा होता है, जिसके नतीजे में ठोस मादा पिघल जाता है। मैं इससे पहले भी समझा चुकी हूँ कि मादों की हालतों में तब्दीलियाँ आते रहती है, जैसे कि गीले कपड़ों का सूख जाना, गर्मी में हमें पसीना निकलना, हमारे जिस्म का ठंडा हो जाना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे जिस्म में मौजूद जो भी केमिकल तो नहीं कहेंगे, जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद, जैसे पसीना निकल रहा है तो बाहर के माहौल का असर हमारे जिस्म पर पड़ रहा है और जिस्म की वजह से क्या हो रहा है, पसीना बाहर निकल रहा है और हमारा जिस्म ठंडा हो रहा है। तो इसी तरीके से अब ठोस, माए, गैस जो भी मादे हैं, वो मादे जब उनकी हालतों में रहते हैं तो उनके अंदर जो कुछ फेरफार होता है तो वो उसकी हालतों में फेरफार, यानी उनमें मौजूद सालमे जो है वो दूसरों के साथ तब्दील होकर उसके अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। और तब्दीली पैदा करने के साथ साथ क्या होता है कि उनके मादों के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो आप लोग पर्सनली मैसेज करके स्कूल टाइमिंग में, जो स्कूल का टाइम है 9 बजे से 12 बजे तक का, उस टाइमिंग में जो नहीं समझ में आया उसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।